वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 18 की सभी एमसीक्यूज़ की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। तो सबक नंबर 18 भी एक गज़ल है। गज़ल के शायर हैं आरज़ू लखनवी। इस गज़ल का नाम है अव्वल शबो बज़म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी। गज़ल का नाम क्या है? अव्वल शबो बज़म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी। तो सबसे पहले हम शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर गज़ल से मुतालिक अहम सवालात समझेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और फिर लास्ट में गज़ल किसे कहते हैं इससे मुतालिक अहम सवालात समझाऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, आरज़ू लखनवी की पैदाइश कब हुई? 1871 या 1872? तो आरज़ू लखनवी की पैदाइश 1872 में हुई। आरज़ू लखनवी का इंतकाल कब हुआ? 1951 या 1952? तो आरज़ू लखनवी का इंतकाल 1951 में हुआ। अगला सवाल है, आरज़ू लखनवी का असल नाम क्या था? सैयद अनवर हुसैन आरज़ू, सैयद मीर हुसैन आरज़ू। तो आरज़ू लखनवी का असल नाम था सैयद अनवर हुसैन आरज़ू। अगला सवाल है, आरज़ू लखनवी के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा ज़ाकिर हुसैन, मीर आरिफ हुसैन, मीर ज़ाकिर हुसैन या मीर आरिफ हुसैन। तो आरज़ू लखनवी के वालिद का नाम था मीर ज़ाकिर हुसैन। अगला सवाल है, आरज़ू ने फ़ारसी और अपने ज़माने के उल्म की तालीम कहाँ से हासिल की थी? लखनऊ से या फिर अलीगढ़ से? तो इन्होंने अपने ज़माने के उल्म की तालीम लखनऊ से हासिल की थी। अगला सवाल है, आरज़ू ने तालीम के दौरान किस चीज़ में महारत हासिल की थी? उर्स और कवायद में, तारीख़ और समाजियत में। तो आरज़ू ने तालीम के दौरान उर्स और कवायद में भी महारत हासिल की थी। अगला सवाल है, आरज़ू ने किसकी शागिर्दगी इख्तियार की थी? मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी की, मीर अनीस अली जलाल लखनवी की। तो आरज़ू ने मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी की शागिर्दी इख्तियार करी थी, इनके स्टूडेंट बने थे। अगला सवाल है, आरज़ू किसकी वफ़ात के बाद उनके जानशीन बने थे? वालिद मीर ज़ाकिर हुसैन के या फिर उस्ताद मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी के? तो आरज़ू अपने उस्ताद की वफ़ात के बाद उनके जानशीन बने थे। उस्ताद का नाम क्या था? मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी। अगला सवाल है, इस ज़माने में कलकत्ता और मुंबई में थिएटर की मुतअद्दिद कंपनियां कायम थी, यानी कि बहुत सारी कंपनियां थीं। आरज़ू ने इन कंपनियों के लिए, इन थिएटर के लिए क्या लिखे थे? ड्रामे या फिर गीत? तो आरज़ू ने थिएटर्स के लिए ड्रामे लिखे थे। अगला सवाल है, आरज़ू लखनवी के ड्रामों के नाम बताने हैं। तो इनके ड्रामों के नाम हैं मतवाली जोगन, दिल जली बेरागन। क्या कौन कौन से ड्रामे हैं इनके? मतवाली जोगन और दिल जली बेरागन। अगला सवाल है, आरज़ू लखनवी के अहम रिसाले का क्या नाम था? निज़ामे उर्दू या निज़ामे आराइश? तो आरज़ू लखनवी के अहम रिसाले का नाम था निज़ामे उर्दू। अगला सवाल था, आरज़ू के कलाम के कितने मजमूए शाया हुए थे? 4 या फिर 3? तो आरज़ू के कलाम के 4 मजमूए शाया हुए थे। अगला सवाल है, आरज़ू लखनवी के कलाम के 4 मजमूओं के नाम बताने हैं। तो चारों मजमूओं के कलाम यानी कि शायरी मजमूओं के कलामों के नाम बताने हैं। पहला है अफ़ग़ाने आरज़ू, जहाने आरज़ू, बयाने आरज़ू और सुरीली बाँसुरी। अफ़ग़ाने नहीं है, फ़ग़ाने आरज़ू, जहाने आरज़ू, बयाने आरज़ू और सुरीली बाँसुरी। अगला सवाल है, आरज़ू के बाद महात्मा गांधी हिंदुस्तान का प्रचार कर रहे थे, यानी कि ऐसी ज़बान जिसमें संस्कृत या अरबी फ़ारसी के अल्फाज ना हों। आरज़ू ने इससे मुतासिर होकर खालिस उर्दू की इस्तिलाह निकाली और देश के नाम से शायरी मजमुआ मुरतब किया, लिखा बयाने आरज़ू या फिर सुरीली आवाज़। तो इससे मुतासिर होकर आरज़ू ने कौन सा शायरी मजमुआ निकाला था? सुरीली आवाज़। अगला सवाल है, अव्वल शबो बज़म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। फिर से शेर ध्यान से सुनेंगे। अव्वल शबो बज़म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। ये शेर किस गज़ल से लिया गया है? तो गज़ल का क्या नाम है? अव्वल शबो बज़म की रौनक। अगला सवाल है,
अव्वल शब्द के क्या मायने हैं? रात का पहला पहर या फिर पहली रात। तो अव्वल शब्द के मायने हैं रात का पहला पहर। अगला सवाल है, हस्बे मरातिब से क्या मुराद है? इज्जतदार या मर्तबे के मुताबिक। तो हस्बे मरातिब का मतलब है मर्तबे के मुताबिक। जोला गाहे जुनून से क्या मुराद है? जोला गाहे जुनून से क्या मुराद है? वो दश्त या मैदान जहाँ दीवानगी का इजहार किया जा सके, वो दश्त या मैदान जहाँ दीवानगी का इजहार ना किया जा सके। तो जोला गाहे जुनू का मतलब है कि वो दश्त या मैदान जहाँ दीवानगी का इजहार किया जा सके। अगला सवाल है, बेकैफी से क्या मुराद है? बेलुत्फ़ी या बेईमान। तो बेकैफी का मतलब होता है बेलुत्फ़ी, बेमज़ा। अगला सवाल है, रक्स से क्या मुराद है? नाच या फिर अफसोस। तो रक्स का मतलब होता है नाच। अगला सवाल है, हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी। ध्यान से सुनेंगे। हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चले मैं खाना भी। ये शेर किस गज़ल से है? तो गज़ल का क्या नाम है? अव्वल शबो बज़म की रौनक। अगला सवाल है, आरज़ू लखनवी कहते हैं कि रात ख़त्म होने पर जब कोई महफिल आरस्ता की जाती है तो उसमें रोशनी के लिए शमा रोशन की जाती है। शमा रोशन होने पर देश आकर उस पर जमा हो जाते हैं, कीड़े या फिर परवाने। तो शमा रोशन होने पर उस पर परवाने आकर जमा हो जाते हैं। अगला सवाल है, आरज़ू लखनवी ने शमा किसे कहा है? हुस्न को या फिर महबूब को। तो आरज़ू लखनवी ने अपनी गज़ल में शमा हुस्न को कहा है। अगला सवाल है, आरज़ू ने अपनी गज़ल में परवाना किसे कहा है? आशिक को या फिर महबूब को। तो आरज़ू लखनवी ने अपनी गज़ल में परवाना आशिक को कहा है और शमा हुस्न को कहा है। अगला सवाल है, आरज़ू कहते हैं कि जब तक हुस्न है उसके चाहने वाले भी हैं और जब तक देश है परवाने भी। शमा या फिर हुस्न। तो आंसर होगा शमा। समझ में आया कि आरज़ू कहते हैं जब तक खूबसूरती है तब तक उसके चाहने वाले होते हैं और जब तक शमा होती है तब तक परवाने होते हैं। दोनों ही बातें एक ही हैं अगर ध्यान से समझेंगे तो। अगला सवाल है, आरज़ू कहते हैं रात के ख़त्म होते होते हुस्न के इश्क का देश भी ख़त्म हो जाता है। मामला या फिर अफसाना। आंसर होगा अफसाना कि आरज़ू कहते हैं कि रात के ख़त्म होते होते हुस्न के इश्क का अफसाना भी ख़त्म हो जाता है, यानी कि शमा ख़त्म हो जाती है तो शमा का के आसपास जो परवाने होते हैं वो भी चले जाते हैं। इसी तरह जब हुस्न ख़त्म हो जाता है तो जो उसके आशिक होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। आरज़ू ने इस गज़ल में यही बात बयान की है। अगला सवाल है, एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्बे मुरातिब, लो जो लगाए शमा खड़ी है रक्स में है परवाना भी। ध्यान से सुनेंगे। एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्बे मरातिब हैं, लो जो लगाए शमा खड़ी है रक्स में है परवाना भी। ये शेर किस गज़ल से है? तो गज़ल का नाम है अव्वल शबो बज़म की रौनक। अगला सवाल है, आरज़ू कहते हैं कि शमा और परवाने दोनों पर इश्क का असर देश के मुताबिक होता है, हस्बे मरातिब या फिर हस्बे ज़रूरत। आंसर होगा हस्बे मरातिब। हस्बे मरातिब यानी कि मर्तबे के मुताबिक। आरज़ू कहते हैं कि शमा लो लगाए खड़ी है, यानी इसके लो में रोशनी है। इसी रोशनी को देखकर परवाना आकर उसमें डेश करता है, तवाफ़ करता है या फिर रक्स करता है। तो परवाना शमा की रोशनी में आकर तवाफ़ करता है। आरज़ू ने यही बात अपनी गज़ल में लिखी है। अगला सवाल है, दोनों जो लगा है जुनू है बस्ती क्या वीराना क्या, उठ के चला जब कोई बगुला दौड़ पड़ा दीवाना भी। दोनों जो लगा है जुनू है बस्ती क्या वीराना क्या, उठ के चला जब कोई बगुला दौड़ पड़ा दीवाना भी। ये शेर किस गज़ल से है? तो अव्वल शबो बज़म की रौनक। अगला सवाल है, आरज़ू ने अपनी गज़ल में कौन से परिंदे का जिक्र किया है? तो आरज़ू ने अपनी गज़ल में बगुले का जिक्र किया है। अगला सवाल है, हुस्न व इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है, शमा का शोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। शेर किस गज़ल से है? तो अव्वल शबो बज़म की रौनक। अगला सवाल है, आरज़ू कहते हैं कि हुस्न ही इश्क के दिल में अपनी मोहब्बत जगाता है,
اور سچے عشق کو آزمانے کے لیے محبوب ہی اسے ڈیش ہے آواز دیتا ہے یا پھر چھیڑتا ہے، تو محبوب ہی عاشق کو چھیڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے ڈیش لفظی صنعت ہے جس میں متضاد الفاظ کے ذریعے کلام میں خاص لطف پیدا کیا جاتا ہے، جیسے بستی اور ویرانہ وغیرہ۔ تو اس صنعت کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد یا صنعت خاص۔ تو جس شعر میں متضاد لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس شعر میں کہا جاتا ہے کہ صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے، جیسے کہ بستی اور ویرانہ دونوں آپس میں متضاد لفظ ہیں۔ اب غزل کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق اہم سوالات ہیں جو کہ ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے غزل کس زبان کا لفظ ہے، عربی کا یا پھر فارسی کا؟ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا سوال لغت میں غزل کے کیا معنی ہیں، شاعری کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا یا اردو سے باتیں کرنا؟ تو لغت یعنی کہ ڈکشنری میں غزل کا مطلب ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا پھر عورتوں سے باتیں کرنا۔ اگلا سوال ہے عرب شعراء یعنی کہ عرب کے شاعر جب اپنی معشوقاؤں کو سراپا کھینچتے یا ان کے حسن کی تعریف کرتے یا اپنی محبت کے جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو کیا کہتے تھے، تغزل یا پھر سہ غزل؟ تو اس عمل کو وہ تغزل کہتے تھے جب وہ اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے تھے، تو عرب شعراء اس عمل کو تغزل کہتے تھے۔ اگلا سوال ہے عرب شعراء جب اپنی معشوقاؤں کا سراپا کھینچتے یا ان کے حسن کی تعریف کرتے تو اس عمل کے اشعار کو کیا کہتے تھے؟ شعر کسے کہتے ہیں؟ دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں اور ایک سے زیادہ شعر کو اشعار کہتے ہیں۔ تو جب عرب کے شاعر اپنی محبوباؤں کی تعریف کرتے تھے تو ان اشعار کو کیا کہتے تھے؟ تو ان اشعار کو غزل کہتے تھے۔ اگلا سوال ہے عربی میں غزل ڈیش اشعار کو کہتے ہیں، عشقیہ یا پھر اظہار محبت؟ تو عربی میں غزل عشقیہ اشعار کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے غزل کی حیت کے اعتبار سے دوسرے اشعار کے تمام مصرے ڈیش ہوتے ہیں، ہم قافیہ یا پھر الگ؟ تو غزل کی حیت یعنی کہ بناوٹ کے اعتبار سے دوسرے اشعار کے تمام مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عربی زبان سے غزل کس زبان میں آئی؟ تو عربی زبان سے غزل فارسی زبان میں آئی۔ یاد رکھیں گے کہ عربی سے غزل فارسی میں آئی اور پھر فارسی سے اردو میں آئی۔ اگلا سوال ہے فارسی شاعروں نے غزل میں کون سے بڑے کارنامے انجام دیے؟ تو یاد رکھیں گے کہ فارسی شاعروں نے غزل کے ہر شعر کو ایک مستقل مضمون کا حال بنایا اور ہر شعر میں مستقل مضمون ادا کرنے کی کوشش میں غزل میں اشاروں اور کنایوں میں بات کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ اگلا سوال ہے فارسی شاعروں نے کس اعتبار سے غزل میں وسعت یعنی کہ پھیلاؤ پیدا کیا؟ موضوعات اور مضامین کے اعتبار سے فارسی شاعروں نے غزل میں وسعت یعنی کہ پھیلاؤ پیدا کیا، یعنی کہ کسی بھی موضوع پر کسی بھی مضامین پر غزل کو لکھا جا سکتا تھا۔ فارسی شاعروں نے غزل میں کون سے موضوعات ایجاد کیے؟ عشق مزاجی کے علاوہ عشق الہی، بے صفاتی دنیا، طنز و زاہد و چھیڑ چھاڑ وغیرہ کو شامل کیا، یعنی کہ عشق مزاجی کے علاوہ باقی سبھی مضامین شامل کر لیے تھے۔ کس نے؟ فارسی شاعروں نے غزل میں۔ اگلا سوال ہے غزل میں ڈیش فارسی شاعروں کی دین ہے؟ تو غزل میں ردیف فارسی شاعروں کی دین ہے۔ عربی میں پہلے ردیف نہیں ہوتا تھا۔ اگلا سوال ہے پہلے عربی شاعری میں قافیہ ہوتا تھا، ڈیش نہیں ہوتا تھا؟ تو پہلے عربی شاعری میں قافیہ ہوتا تھا، ردیف نہیں ہوتا تھا، یہ فارسی شاعروں کی دین ہے۔ اردو میں غزل کس ادب سے آئی ہے؟ تو فارسی ادب سے آئی ہے۔ اردو کی سب سے مقبول صنف سخن کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اردو کی سب سے مقبول مشہور شاعری کیا ہے؟ تو اردو کی سب سے مشہور شاعری غزل ہے۔ اگلا سوال ہے فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مضامین اور ڈیش کی کوئی قید نہیں ہوتی، اسلوب کی، مضامین کی، یہاں پر آئے گا موضوعات کی، ٹھیک کہ موضوعات۔ تو فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مضامین اور موضوعات کی کوئی قید نہیں ہوتی، کسی بھی ٹاپک پر لکھی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے عام طور پر غزل کے کتنے اشعار ہوتے ہیں؟
तो 20 से 15 अशार की गज़ल होती है आम तौर पर। अगला सवाल है, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके जो पहला शेर है, इसके जो काफ़िया होंगे वो मतलब लास्ट के जो वर्ड होंगे ना वो एक जैसे होंगे, राइमिंग वर्ड्स की तरह होंगे। तो वो गज़ल का पहला शेर जिसका पहला और दूसरे मिसरा का लास्ट का वर्ड एक जैसा हो तो वो मतला कहलाता है। अगला सवाल है, गज़ल में कौन से 2 मिसरे हम काफ़िया होते हैं? तो मतले के दोनों ही मिसरे हम काफ़िया होते हैं, लास्ट के यानी कि दोनों वर्ड्स। अगर किसी गज़ल में दूसरा मतला भी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हुस्ने मतला या फिर ज़ेबे मतला कहते हैं। अगला सवाल है, गज़ल के आखिरी शेर में शायर क्या लिखता है? अपना तखल्लुस यानी कि शॉर्टकट में अपना नाम। गज़ल के जिस आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस लिखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मक्ता कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो ऐसी गज़ल को क्या कहते हैं? तो ऐसे गज़ल को गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं। बहर और रदीफ़ व काफ़िया जिस गज़ल में पाबंदी के साथ हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो उस गज़ल को ज़मी कहते हैं।